Hello, this is Engineer Basit Ali and you are watching Electrical Hub videos. आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस के ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस को किस तरह क्लासिफाइड किया जाता है और क्या क्या रीज़न है जिनकी बुनियाद पर ट्रांसमिशन लाइंस को क्लासिफाइड किया जाता है। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में थ्री कॉन्स्टेंट्स होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। और ये कॉन्स्टेंट्स इस ट्रांसमिशन लाइन के होल क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जो होते हैं वो सीरीज़ इम्पीडेंस प्रोड्यूस करते हैं, और जो कैपेसिटेंस होती है वो सिंगल फेज लाइन कंडक्टर के दरमियान पाई जाती है या ये थ्री फेज के न्यूट्रल में पाई जाती है, जो कि थ्रू आउट द लेंथ शंट पाथ प्रोवाइड करती है। इसलिए कैपेसिटेंस ट्रांसमिशन लाइंस की कैलकुलेशंस में कॉम्प्लिकेशन प्रोवाइड करती है, कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देती है। कैपेसिटेंस को जहन में रखते हुए अब हम ये देख लेते हैं कि ट्रांसमिशन लाइंस को किस तरह क्लासिफाइड किया जाता है। पहले नंबर पे हमारे पास है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अगर ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ 50 किलोमीटर से कम हो और उसका लाइन वोल्टेज 20 kV से कम हो तो ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर की जाती है। कम लेंथ और लो वोल्टेज की वजह से इसकी कैपेसिटेंस भी कम होती है, इसलिए इसे निगलेक्ट किया जा सकता है। इसलिए हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को स्टडी करते हुए रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को जहन में रखते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। अगर ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ 50 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के दरमियान हो और इसके लाइन वोल्टेजेस 20 kV से 100 kV के दरमियान हो तो इस तरह की ट्रांसमिशन लाइन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन समझी जाती है। इस कदर लेंथ और वोल्टेज की वजह से इसकी कैपेसिटेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए लाइन कैपेसिटेंस को इस तरह डिवाइड किया जाता है कि इसको एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पर शंट फॉर्म में लंप कर दिया जाता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अगर ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ 150 किलोमीटर से ज़्यादा हो और इसके लाइन वोल्टेज 100 kV से ज़्यादा हो तो इसे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन तस्वर किया जाता है। इस तरह की ट्रांसमिशन लाइंस पर जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो होल क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इनके सॉल्यूशंस के लिए रिगोरस मेथड को अप्लाई किया जाता है। रिगोरस मेथड वो होता है जिसमें कंसिस्टेंट और वेल डिफाइंड स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइंस के प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए ये बात ज़रूरी है कि जो ट्रांसमिशन लाइंस के कॉन्स्टेंट्स हैं उनको ट्रांसमिशन लाइंस पर लम्प्ड होने की बजाय उनके थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लम्प्ड होने का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो कंडक्टर के किसी किसी पॉइंट पर मौजूद होते हैं, लेकिन शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस में इन लम्प्ड कॉन्स्टेंट्स के ज़रिए किसी हद तक एक्यूरेसी हासिल की जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम ट्रांसमिशन लाइंस की इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं। ट्रांसमिशन लाइंस की परफॉर्मेंस को स्टडी करते हुए इसकी वोल्टेज रेगुलेशन और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। पहले नंबर पे हमारे पास है वोल्टेज रेगुलेशन। जब किसी ट्रांसमिशन लाइन में से करंट फ्लो करना शुरू करता है तो इसमें इसकी कंडक्टर की रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वजह से इसके वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, और नतीजे के तौर पे जो रिसीविंग एंड के वोल्टेजेस होते हैं वो सेंडिंग एंड के वोल्टेजेस से कम हो जाते हैं। इस वोल्टेज ड्रॉप को अगर परसेंटेज में शो किया जाए तो इसे वोल्टेज रेगुलेशन कहेंगे। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये होगी कि ट्रांसमिशन लाइन के रिसीविंग एंड वोल्टेज डिफरेंस को वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं, लेकिन इसमें लोड की कंडीशन को जहन में रखना ज़रूरी है कि अगर कंडक्टर पर कोई लोड नहीं है तो इसमें रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड वोल्टेजेस सेम होंगे, लेकिन अगर कंडक्टर पर फुल लोड चल रहा है तो इसमें सेंडिंग एंड वोल्टेजेस हमेशा रिसीविंग एंड वोल्टेजेस से ज़्यादा होंगे, और रिसीविंग एंड वोल्टेजेस को परसेंटेज में भी एक्सप्रेस किया जाता है। इसका मैथमेटिकल फार्मूला ये होगा, अगर हम सेंडिंग एंड वोल्टेजेस
में से रिसीविंग एंड वोल्टेजेस को माइनस करें और उसको रिसीविंग एंड वोल्टेजेस पर डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकल आएगी। और ये डिज़ायरेबल है कि ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज रेगुलेशन को कम होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा तो सेंडिंग वोल्टेज और रिसीविंग वोल्टेज के दरमियान डिफरेंस उतना ही कम होगा। दूसरे नंबर पे हम ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी को देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के रिसीविंग एंड वोल्टेजेस उसकी लाइन रेजिस्टेंस की वजह से सेंडिंग एंड वोल्टेजेस से कम होते हैं। इस तरह रिसीविंग एंड पावर और सेंडिंग एंड पावर के दरमियान जो रेशो होगी उसे ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी कहा जाएगा। ये हमारे पास परसेंटेज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी का फार्मूला है। इसमें वी आर, आई आर और काज फाई आर जो है वो रिसीविंग एंड के वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर को शो करते हैं, जबकि वी एस, आई एस और काज फाई एस सेंडिंग एंड के वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर को शो करते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा कि ट्रांसमिशन लाइन को किस तरह क्लासिफाइड किया जाता है और वोल्टेज रेगुलेशन और ट्रांसमिशन लाइन एफिशिएंसी क्या होती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।